प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों का कल की डेट में एग्ज़ाम है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम 30 अगस्त को है या 31 अगस्त, तो जो भी बच्चे 30 अगस्त को एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या 31 अगस्त को एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको पता चलेगा कि जो मूल व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 33। अच्छा, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है 11। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 2 से 6। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के आधार अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? श्रृंगार को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, अगर आप लोग श्रृंगार लिखते हैं ना, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्ययता, अध्ययता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अध्ययता कैसे लिखा जाता है? अध्ययता, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कवयित्री, कवयित्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री को लिखने का तरीका क्या है? सारे के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहां से देखिए, एक प्रश्न जरूर फंसेगा पेपर में आपके। अगर आपके कल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर कर देख कर जाइएगा आप लोग। देखिए, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। कवित्री को लिखने का जो तरीका है ना, ये रहा। जो बच्चे 23, 24 और 25 को एग्जाम दे चुके हैं, तो आप एक बार हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, हमारा पढ़ाया हुआ लगभग 95% हमारा पढ़ाया हुआ पेपर में छपा हुआ रखा है, बिल्कुल ऑप्शंस के साथ। मैंने खुद देखा है। नक्षत्र, नक्षत्र की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? नक्षत्र कैसे लिखा जाता है? नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है। देखिए, इसके लिए ना कोई नियम होता है ना कोई परिभाषा होती है, इसको समझना पड़ता है कि कैसे लिखा जाता है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? तो अंतर्ध्यान लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय या उपसर्ग। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम कहते हैं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार कराया और आसानी से आप कर भी सकते हैं और आंसर भी बता सकते हैं। एक बार नहीं, मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। तो संतोष की संधि विच्छेद होती है समधन तोष। अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि संतोष में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा। मान लीजिए अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर दे रहे हैं, और आपसे पूछ लिया जाए कि संतोष में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो आपको बताना है इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। क्यों हो जाएगी ये भी जान लीजिए आप लोग। माँ में आप ये हलंत देख रहे हैं, इसलिए हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं। तोड़ना सीख लिए, संधि आप यूं उड़ा देंगे। अच्छा, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होती है? उज्ज्वल में, उज्ज्वल की संधि क्या होती है? तो उज्ज्वल की संधि होती है उत धन ज्वल। अब फिर वही बात आ गई, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों हो जाएगी? वही बात, हलंत लगा, ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, ताम में हलंत लगा है, इसीलिए व्यंजन संधि हो जाएगी। विश्वामित्र,
का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। विश्वामित्र, तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? विश्वधन अमित्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा और इसको भी मान लिया जाएगा छोटा, तो छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बना? छोटा प्लस छोटा मिलकर बना जाके बड़ा आ। तो बड़ा नियम के अनुसार किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में आता है। तो विश्वामित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करें यार। ऐसा मत कीजिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग शेयर भी कर दीजिए। अच्छा, संगम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो जब आपने इसको तोड़ा तो इसकी संधि क्या बनी? सम धन गम, यही इसकी संधि हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिएगा अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि संगम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो संगम में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी? माँ में आप हलंत देख रहे हैं, इसलिए हो जाएगी। ये सारे जो मैंने आपको ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ट्रिक ये मेरे दिमाग की उपज है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मेरे दिमाग की उपज है। अगला क्वेश्चन क्या है? समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, टिप्पणी, सार या व्यास। अच्छा, इसमें यह पूछा जा रहा है कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। इसके लिए ना कोई नियम है ना कोई परिभाषा है, बस आपको याद करना होगा थोड़ा सा। अनायास में प्रयुक्त समास क्या होगा? अनायास में प्रयुक्त समास हो जाएगा नृण समास। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्या है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। ये मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया होगा जब से मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रहा हूं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है? शब्द के आगे। कहां पर होता है? शब्द के आगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? पुरोहित, तो पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? स्टार्टिंग का शब्द। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर खुद ना खुद अपने आप निकल आएगा। पुरोहित, तो पुरधन रोहित, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरोहित में पुर उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत। खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोष हर्ता, हर्ता, तो दोष हर्ता में प्रत्यय क्या हो जाएगा? दोष हर्ता, हर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 18 से 20 नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द भी दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहां पर आपको गलत विकल्प की पहचान करनी है। तंग, हाल, गली, कमीज या कामना। तो तंग को आप क्या कहेंगे? यानी आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प दिए गए हैं, 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो तंग का कामना नहीं होगा। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सीधा, मूर्ति, सवाल, आदमी, रास्ता। तो गलत विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। मूर्ति, सीधा का अर्थ मूर्ति नहीं होता है। सवाल भी इसको हम कह सकते हैं, आदमी भी कह सकते हैं और रास्ता भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि सवाल कितना सीधा है, कठिन है, ये आदमी कितना सीधा है, ये आदमी कितना उल्टा है, ये रास्ता कितना सीधा है, ये रास्ता कितना दुर्गम है। प्रिय, विषय, कवि, वैरी, मित्र। तो गलत विकल्प की पहचान करनी है, इससे रिलेटेड ना हो। तो प्रिय यानी वैरी, तो वैरी का संबंध प्रिय से नहीं होगा, विषय से भी हो सकता है, कवि से भी हो सकता है और मित्र से भी हो सकता है, क्योंकि आपका फेवरेट विषय भी हो सकता है
आपका फेवरेट कोई टीचर या कवि भी हो सकता है, आपका फेवरेट कोई आपका मित्र या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश 21 से 30। नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह हैं, एक शब्द बेमल है, उसका चयन करना है आप लोगों को। प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार, सम्मुख। इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो इसमें जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं और सम्मुख देख, लेकिन साकार जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। प्रत्यक्ष यानी कि आपके सामने, साक्षात यानी कि आपके सामने, सम्मुख यानी कि आपके सामने, लेकिन साकार जो है ना, अपने सपने को साकार करना, ये थोड़ा सा शब्द जो है ये बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, ये बेमल शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंत, प्रवेश, छोर या सिरा। अब इसमें जो प्रवेश देख रहे हैं आप, प्रवेश शब्द, ये शब्द बिल्कुल बेमल शब्द हो जाएगा। जैसे कि कोई डोरी है या डोरा है, तो उसका आप ये कहते थे कि इसका अंत कहाँ पे है, इसका छोर कहाँ पे है, इसका सिरा कहाँ पर है, ये कहते थे आप। लेकिन जो प्रवेश शब्द है ना, प्रवेश, ये आपका बिल्कुल बेमल शब्द हो जाएगा। अंक, चिन्ह, निशान, संख्या, बताइए बेमल शब्द कौन सा होगा इसमें से। संख्या जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। जब आपको नंबर मिलते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, चिन्ह कहते हैं और निशान भी कहते हैं। लेकिन संख्या जो है ना, ये इन सभी का बाप है, इसलिए संख्या जो है ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय, इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें जो अशांति आप देख रहे हैं, अशांति, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। अंधेर हुआ, धांधली हुआ, अन्याय हुआ। जैसे कि आप कोई चीज़ लेने के लिए गए, उसने आपको कम चीज़ दी, तो आप क्या कहते हैं, ये क्या अंधेर है, इतनी कम चीज़ दे रहे हो, इतने ज़्यादा पैसे में आप इतनी कम चीज़ दे रहे हो, इतनी धांधली कर रहे हो, इतना अन्याय कर रहे हो गरीबों के साथ में। लेकिन जो अशांति शब्द है ना, ये अशांति, ये आपका बेमल शब्द हो जाए, क्योंकि ये शब्द सबसे अलग है। अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि, इसमें बेमल शब्द की पहचान कीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। तो क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं एक हिंदी का टीचर हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया है, हमारा पढ़ा है वो 95% हमारा पढ़ाया हुआ ही पेपर में आया है। चाहे मैं फरवरी के एग्ज़ाम की बात करूँ, चाहे अभी हाल ही के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनकी मैं बात करूँ। अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि, तो इसमें आपका बेमल शब्द हो जाएगा हानि। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही। जैसे कि कोई आपका घर में कोई काम चल रहा है, तो कोई अशुभ काम हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं, अरे ये अनिष्ट हो गया, ये अशुभ हो गया, ये अहित हो गया, यही कहते हैं ना। लेकिन जो हानि है ना, ये आपका सबसे अलग शब्द हो जाएगा, यानी बेमल शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें कमला जो है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कमला जो है ना, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाड़ी हुआ, वीणा पाड़ी हुआ, शारदा हुआ, ये सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वैल, गरुण, सर्प, पनंग, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो गरुण जो है ना, गरुण, ये आपका भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए जो गरुण जो है ना, ये खगेश का पर्यायवाची शब्द होता है। ख्याल हुआ, सर्प हुआ और पनंग हुआ, ये आपके भुजंग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, यानी सर्प। अगला क्वेश्चन क्या है कि जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घन, वारिद, अंबर, बलाहक, तो मेरे प्यारे साथियों, अंबर जो है ना, अंबर, ये जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंबर जो है ना, ये गगन का पर्यायवाची शब्द होता है। घन हुआ, वारिद हुआ, बलाहक हुआ, ये जलद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का, निर्जर जो है ना, ये अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सेवक हुआ, चाकर हुआ और भृत्य हुआ, ये अनुचर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय, चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो देवप्रिय जो है ना गाइस, ये चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दक्ष हुआ, जैसे कि नागर हुआ और पटु हुआ, ये चतुर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे।
निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 38 नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करना है आप लोगों को। प्रतिघात, तो प्रतिघात का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट। तो प्रतिघात का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो प्रतिघात का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों चोट के बदले चोट। क्या होता है? चोट के बदले चोट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अशक्त, अशक्त का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? आशक्त, शक्तिमान, असक्षम, शक्ति प्राप्ति के लिए प्रतिमान। अशक्त का अर्थ क्या होता है? तो अशक्त का अर्थ होता है असक्षम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रंग भवन का अर्थ क्या होता है? रंगा हुआ भवन, नाट्यगृह, रंग बनाने का कारखाना, रंग रलियां बनाने का स्थान। रंग भवन, इसको क्या कहेंगे आप लोग? तो रंग भवन को कहते हैं नाट्यगृह। क्या कहते हैं? नाट्यगृह। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ का क्या अर्थ होता है? 3 समय तक, तीनों समय होने वाला, कालातीत, सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उतंग का अर्थ क्या होता है? फैला हुआ, बहुत दूर, ऊंचा, मनमाना। उतंग का अर्थ क्या होता है? तो उतंग का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। अनागत का विलोम शब्द क्या हो? देखिए, अर्थ हुआ या आपके जो विलोम शब्द होते हैं इनकी ना कोई परिभाषा होती है ना कोई नियम होते हैं। इन प्रश्नों को आपको समझ कर सॉल्व करने होते। तो अनागत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनागत का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों आगत। क्या होता है? आगत। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन, भूतकालिक, प्राचीन, विगतकालीन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधुनातन का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों पुरातन। क्या होता है? पुरातन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा का विलोम शब्द क्या होता है भाई? दुराशा, नाउम्मीद, हताशा, निराशा। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। क्या होता है? निराशा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थ किया और विलोम शब्द किया। अब विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाता है और विपरीत अर्थक शब्द पूछा जाता है, दोनों चीजें एक ही होती हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। पेपर में जाइएगा, पेपर देने के लिए फ्री माइंड होकर पेपर दीजिएगा आप लोग। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। कल जिन बच्चों का एग्जाम है तो उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या है कि आरबी भाव का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव, अभाव। तो अगर आप लोगों को वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो, हमारी तरफ से हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो, तो सभी बच्चों से गुजारिश है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग यार क्या कर रहे हैं? आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तन मन धन से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो 1 लाइक की बात होती है। आपका 1 लाइक हमें मोटिवेट करता है यार। वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आर्विभाव का विलोम शब्द होता है, यानी इसका विपरीत अर्थक शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण या रोपण। उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द होता है रोपण। क्या होता है? रोपण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसका शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ईमानदारी के साथ में, चीटिंग मत कीजिएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको नहीं आ रहा, लेकिन तुक्का मत लगाइएगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, या आप ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है।
इसमें देखिए ना कोई नियम अप्लाई होगा ना परिभाषा कोई अप्लाई होगी। इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। पढ़िए फिर आंसर दीजिए, क्योंकि शुद्ध वाक्य है, इसमें क्या आपको नियम और परिभाषा बताएं, कोई होती ही नहीं है इसमें। ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने प्रश्न आप लोगों के तैयार होंगे। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ ना, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आप ये कहेंगे ना कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी। घनिष्ठ की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, यानी इसका शुद्ध शब्द क्या होगा घनिष्ठ का? घनिष्ठ को लिखने का तरीका जो है ना वो ये रहा, घनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द चुनिए। यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। औद्योगिक, औद्योगिक कैसे लिखा जाता है? औद्योगिक, औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जंगल में लगने वाली आग, खालिस्तान के एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? अनल, दावानल, जठरानल, वडवानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, जहां लोगों का मिलन हो खालिस्तान एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जहां लोगों का मिलन होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही सरल है, एक बच्चा भी इस प्रश्न को कर देगा। तो जहां लोगों का मिलन होता है उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों उसको हम कहते हैं सम्मेलन। क्या कहते हैं? सम्मेलन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है आप लोगों को। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? अगर कोई टीम विजय होती है, अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया टीम को क्या दिया जाता है? पारितोषिक। इसको क्या कहते हैं? पारितोषिक कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शांग के भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रेम, स्नेह, संख्य भाव या प्रणय। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं स्नेह। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसका उपयुक्त शब्द क्या होता है? इसका उपयुक्त शब्द होता है कलंक। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कलंक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शस्त्र क्या है? खालिस्तान, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, सी एक तरह की विद्या, डी है इनमें से कोई नहीं। शस्त्र क्या है? यहां से आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। शस्त्र क्या है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या पूछ रहा है कि जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उसके लिए क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को संसार के प्रति मोह ना रहा हो और वो ईश्वर के प्रति आस्थावान उसका हो गया हो, फिलहाल तो ये पूछा जा रहा है कि जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वीतरागी। क्या कहते हैं? वीतरागी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज हमारी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये क्लास बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास है। जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम कहते हैं अजर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो गाइस उसको हम कहते हैं अवैध। क्या कहते हैं? अवैध। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का तत्सम शब्द क्या होता है? यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। खलियान, क्षेत्र, क्षेत्र। तो इसमें संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा होगा?
तो क्षेत्र जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्र यानी तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होगा? यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको हिंदी भाषा शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें हिंदी भाषा का शब्द कौन सा होगा? घोड़ा। घोड़ा जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो घोड़ा को आप क्या कहते हैं? अश्व संस्कृत भाषा का शब्द हो जाता है और घोड़ा ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाता है। ठीक है, तो घोटक जो है ना ये तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? ऐसा शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो। तो यहां पर आपको चौकी का तत्सम शब्द बताना है, संस्कृत भाषा का शब्द। चतुष्पादिका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे आप लोग। तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? चतुष्पादिका। सूचिका का तद्भव शब्द क्या होगा? हिंदी भाषा का शब्द चुनिए आप लोग। सूचिका का, सूचिका का हिंदी भाषा का शब्द कौन सा होगा? सूचना, सुई या क्रम संख्या, या इनमें से कोई नहीं। सूचिका का तद्भव शब्द क्या होता है? सुई कहते हैं। इसका हिंदी शब्द क्या होता है? सूचिका का सुई, और सूचिका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होता है? त्वरित, शीघ्र, तुरंत, तुरंत। बताइए हिंदी भाषा का शब्द। बी सी दोनों, यानी कि शीघ्र भी कह सकते हैं और तुरंत भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यह ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 60 से 64 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जब भी गद्यांश आपसे अगर पूछा जाए, सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक एक एक चीज बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद प्रश्नों को देखिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, आंसर अपने आप निकल आएंगे। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। सशस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अभी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और सर्वविनाश का भय कार्य कर रहा है। अब ये प्रश्न देखिएगा, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? देखिए गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश से, और ये चारों प्रश्न जो होते हैं बिल्कुल सिंपल से पूछे जाते हैं। ये 4 प्रश्न जो पूछे, 4 नंबर के प्रश्न होते हैं, और चारों प्रश्न ये मान के चलिए बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल एक रामबाण साबित होते हैं। अगर आपने इन अंकों को अर्जित कर लिए तो कट-ऑफ के दायरे में आप आसानी से आ सकते हैं। तो इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराए गए अणु बम ने, बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। किसने दी थी? जापान पर गिराए गए अणु बम ने। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं पारंपरिक भय के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। जब आप गद्यांश को पढ़ लेंगे, गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्यांश के जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी या ब्राह्मी?
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो हिंदी भाषा जो है ना, ये देवनागरी में लिखी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो या जो है ना, या ये स्वर नहीं है। एक बार मैंने देखा और आंसर मैंने टिक कर दिया तुरंत, बिना समय गवाए। तो ऐसे ही आप याद कर लीजिए, छोटा आ, उ और ए, ये आपके स्वर हो जाए, लेकिन यहाँ जो है ये स्वर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 या 8? सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अच्छा, ये तो आपको पता चलेगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा या पहला? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, तेज जो है ना, तेज शब्द ये क्रिया विशेषण सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सहायता। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वूर्ध का संधि विच्छेद क्या होता है? वूर्ध का संधि विच्छेद, जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है वूधन ऊर्ध। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। हथियाना, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। हथियाना यानी इसमें हो जाएगा नाम धातु क्रिया। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। उच्चारण का संधि विच्छेद उत धन चारण। अच्छा, इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। वा से वट, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ए वा बताइए, ये तो हो गए दंतोष्ठ वर्ण, और दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ता, था, ता था, ता था, दा, धा है, था से धनुष, ता था, दा, धा और ना, ये आपके दंत वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ता था, दा, धा, ना। ओके। अच्छा, कंठोष्ठ से वर्ण कौन कौन से बोले जाते हैं? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कंठोष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो कंठोष्ठ से ओ हुआ, ओ से औरत, ओ से ओखली और औ से औरत, ये कंठोष्ठ से वर्ण बोले जाते हैं। ओ से ओखली और ओ से औरत। अच्छा, ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से पा हुआ, पा, फा, बा, भा और मा। पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ से वर्ण बोले जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम ने खाना खाया में खाना खाया में कौन सी क्रिया? राम ने खाना खाया, और राम ने खाना खाया तो मैं खाया में कौन सी क्रिया होगी? ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसमें क्रिया हो जाएगी संदिश भूत, यानी खाना खाया, खाना खा चुका है। तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगी आज का हमारा, आज की इस क्लास का। नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संज्ञा दी गई, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको व्यवस्थित कैसे करना है वो भी देख लीजिए। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा, हर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अब बारी आती है वीडियो की लाइक करने की। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा आप,
क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।